ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट एंड रूल 1968। हालांकि कई जगह पर आपको ये 1968 की जगह 1971 मिलेगा। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है ये बना आपका 1968 में था, लेकिन ये एक्शन में आया था आपका 1971 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था। तो उस आपका जो ईयर था उस ईयर में ये एक्शन में आया था 1971, द इंसेक्टिसाइड एक्ट एंड रूल। इसमें आपसे 2 या 3 चीज़ें पूछी जाती हैं जीपेट में, लेकिन मैंने इसे पूरा कवर किया है ताकि आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको दिक्कत ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंसेक्टिसाइड क्या होता है, यूज़ क्यों करते हैं, क्या इसका मोटो है। तो वही फर्स्ट लाइन है, दिस एक्ट द इंसेक्टिसाइड एक्ट एंड रूल्स। जो ये एक्ट है हमारा 1971 में एक्शन में आया था। अब इंसेक्टिसाइड क्या होता है? कुछ भी जिसके पास कैपेसिटी है इंसेक्ट्स को किल करने की, कोई भी केमिकल यहाँ पर होना चाहिए था, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसके पास कैपेसिटी है किल करने की इंसेक्ट्स को। तो हमें जनरली पता है कि जब हम इंसेक्ट्स किलिंग जो एजेंट्स हैं वो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं या हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए। जो आपका हिट आता है या बेगोन आता है तो हम कुछ इस तरह से हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में तो बहुत सारे आपके आते हैं अलग अलग नाम से, मेलाथायोन, पैराथायोन, जिनका हम यूज़ करते हैं। आप आई थिंक फार्माकोलॉजी में आपने कोलिनर्जिक वाला जो आपका एक फर्स्ट यूनिट है उसमें आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ये आपके एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। स्प्रे करते हैं, बहुत सारे जो आपके फार्मर्स हैं उनको जो है डिजीज़ हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है इस वजह से, क्योंकि वो मास्क नहीं लगाते हैं स्प्रे करते टाइम। तो ये उनके साथ ये एक बहुत रहता है एक सफरिंग केस। तो स्प्रेड ऑन द प्लांट्स एंड इट्स ट्रेसेस रिमेन ऑन द प्लांट्स एंड द फ्रूट्स। हम जब भी स्प्रे करते हैं, चाहे आप उसे कितना भी आप धोने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ आपका जो लीव्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो अंदर एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं इन इंसेक्टिसाइड्स को। इसी रीज़न से आपके जो कैंसर के केसेस हैं, स्पेशली जो आपके जीआईटी से रिलेटेड हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो दे आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। तो हम सोच सकते हैं कितना हार्मफुल है। आप कोग्नोसी में जाएंगे तो अब आप पढ़ेंगे नेचुरल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, वो आपका मैं आई थिंक कवर करूँगा वीडियोस में। तो 1958 में एक ट्रेजेडी हुई थी इंडिया में पैराथायोन को लेकर। ये आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट है, आपका इरिवर्सिबल बॉन्डिंग बना लेता है, जो आपका रिसेप्टर है आई थिंक एसिटाइलकोलिन उसके साथ। तो ये आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है पैराथायोन ऑर्गेनोफॉस्फेट है। तो इससे आपका क्या होता है, जो डेथ होती है वो आपकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से होती है। तो ये चीज़ रहता है इसमें। सारी बॉडी में जो सिक्रीशंस हैं, सलाइवा है, स्वेटिंग है, यूरिन है, वॉमिटिंग है, वो सारी सिक्रीशन बढ़ जाती है। और ये क्या करता है, कॉज करता है किसको? ये जो हुआ था ये आपका पॉइजनिंग जो हुई थी स्टेट ऑफ केरला एंड मद्रास। जो आपका मद्रास आई थिंक आज हम इसे तमिलनाडु के नाम चेन्नई, ये जो है मद्रास को पहले चेन्नई कहते थे, तो केरला में हुआ था और आपका मद्रास यानी साउथ साइड में हुआ था 1958 में। इसके बाद क्या हुआ, आपको सिर्फ सुनते जाना है, सुनना ही आपको सिर्फ ध्यान से है। जूरिस की यही एक बात इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोर्ट में हियरिंग देख लीजिए, तो आप क्या करते हैं, मूवीज़ में देखते हैं तो आप बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो जूरिस में यही है कि आपको ध्यान से सुनना होता है, चाहे आप क्लास में बैठकर सुने, यूट्यूब पर सुने, या आप किसी से बात करते हुए कुछ सुने। तो सिर्फ आपका सुनने की पावर जो है वो बहुत ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ये सब आपका बुक्स में भी यही लिखा होता है, कुछ चेंज नहीं है। आप कुछ लॉ में, किसी एक्ट में, किसी रूल में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो 1958 के बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, जो ये आपका इंसिडेंस हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, इंक्वायरी कमीशन लगाया। उसने क्या क्या बताया कि इस तरह से हमारे पास लेजिस्लेशन की कमी है इंसेक्टिसाइड के ऊपर। डीडीटी आप देखेंगे कितना बड़ा डीडीटी ने हमारा नुकसान किया है, कितने बड़े लेवल पर उसका बायोमैग्निफिकेशन हुआ है, वो एक बहुत बड़ी बात थी डीडीटीए का भी। तो ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए था मैन्युफैक्चर पे, रूल पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, यूज़ पे, इंपोर्ट पे भी होता है और ट्रांसपोर्ट पे भी। तो इंक्वायरी कमीशन ने ये बातें गवर्नमेंट को बताई थी कि ऐसे एनेक्टमेंट होने चाहिए हमारे लेजिस्लेशन में। तो उसके बाद क्या हुआ, जो आपका सेंट्रल
इंसेक्टिसाइड बोर्ड बना, इसमें आपके कुछ 25 मेंबर्स हैं द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड में। तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड का काम क्या था कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते थे टेक्निकल जो चीज़ें हैं उन पे। टेक्निकल मैटर्स क्या होता है, अब गवर्नमेंट को कुछ लोग चाहिए, कुछ साइंटिस्ट चाहिए, कुछ फार्मासिस्ट चाहिए जो एनालिस्ट कर सकें, जो एनालाइज कर सके कि ये कितना पॉइजनिंग क्रिएट कर रहा है बॉडी में। फार्माकोलॉजिस्ट लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए, जो इंसेक्टिसाइड की पूरी प्रोफाइल स्टडी कर सके किसी ह्यूमन बींग पर, एनिमल्स पर। तो वो सारी चीज़ें, वो टेक्निकल इशू जो हैं, वो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड गवर्नमेंट को एडवाइस करता था कि कितनी डोज में या कितने अमाउंट में आपका इंसेक्टिसाइड यूज़ होना चाहिए। अदर देन द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो आपका कागज़ कार्रवाई का काम होता था, उसके अलावा जो आपके गवर्नमेंट के सामने इशू आते थे। अब गवर्नमेंट को नहीं पता है कि कौन सा इंसेक्टिसाइड कितना हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, लिविंग सिस्टम के लिए, तो वो ये बोर्ड जो है वो बताता था। इसमें बहुत सारे आपके लोग हैं और बहुत सारी इसमें जो है आप देखेंगे कि नाम नहीं लिखे हैं मैंने एक्चुअली, क्योंकि 25 लोगों को याद रखना बहुत मुश्किल है और इससे जीपेट में आपका क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे मेन बात ये है, जीपेट में आपका आता है फार्मेसी काउंसिल, स्टेट काउंसिल, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसको कवर करेंगे। तो आप इसके नंबर्स का याद रखने का, आपको इनके नाम याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर आप याद रख सकते हैं लेकिन नाम याद रखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्योंकि 25 मेंबर्स की लिस्ट को याद रखना एक टफ काम है और मैं खुद मेमोराइजिंग चीज़ में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। तो इनका काम था टू कैलकुलेट द रिस्क फॉर द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स विद द इंसेक्टिसाइड्स, और उसके सेफ्टी मेजर क्या हैं, प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो ये सब आपका सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के फंक्शन थे। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आपका 1958 में इंक्वायरी कमीशन ने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज़, इंपोर्ट, उन सब पर क्या आपका कंट्रोल है। तो 25 मेंबर्स हैं सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड में, ये आप याद कर सकते हैं। 17 एक्स ऑफिसर मेंबर्स हैं जिसमें बहुत सारे आपकी लैब्स के डायरेक्टर होते हैं। तो बहुत सारे लैब के डायरेक्टर हैं, चाहे आपका मेडिकल कंट्रोल बोर्ड हो, पीसीआई हो, चेयरमैन्स वगैरह, ये सब आपके इसमें होते हैं। 8 आर द नॉमिनेटेड मेंबर, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और इनका जो नॉमिनेटेड मेंबर का टाइम पीरियड्स है वो 3 साल है। 3 साल के बाद नए लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन कमेटी। अभी तक आप सिर्फ पढ़ रहे थे सेंट्रल बोर्ड के बारे में कि क्या क्या कंट्रोल हैं, गवर्नमेंट का क्या काम हो रहा है, कैसे टेक्निकल इश्यूज़ पे गवर्नमेंट को एडवाइस दे रहा है सेंट्रल बोर्ड। अब आप ये जो रजिस्ट्रेशन कमेटी देख रहे हैं, इससे आपको पता लगेगा ग्राउंड लेवल पर कैसे कंट्रोल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बना दी, सब कुछ हो गया, अब ग्राउंड लेवल पर इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये रजिस्ट्रेशन कमेटी का काम क्या होता है, जैसे आपका जो एफडीए है या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, या आप मेडिसिन सेल करने के लिए, शॉप खोलने के लिए लाइसेंस लेते हैं, वैसे इंसेक्टिसाइड बेचने के लिए, खरीदने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसकी ये आपकी रजिस्ट्रेशन कमेटी है, यही लाइसेंस प्रोवाइड करती है, यही किसी इंसेक्टिसाइड को आपके एक्ट में इंक्लूड करती है कि इस इंसेक्टिसाइड का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंसेक्टिसाइड का भी रजिस्ट्रेशन इसी रजिस्ट्रेशन कमेटी से होता है, और जिसको सेल करना है, मैन्युफैक्चर करना है, इंपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टोरेज करना है, वो उसका रजिस्ट्रेशन भी इसी कमेटी में होता है। तो कोई भी इंसान जो है इंसेक्टिसाइड नहीं बेच सकता है, जैसे कोई भी मेडिसिन नहीं बेच सकता है वैसे कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं बेच सकता है। तो इसमें आपका एक चेयरमैन होता है और 4 दूसरे लोग होते हैं इसी कमेटी के, जो कि बोर्ड मेंबर्स होते हैं। अब ये कमेटी का काम क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड एंड वेरीफाइंग क्लेम्स रिगार्डिंग द इंसेक्टिसाइड। इसमें इंसेक्टिसाइड का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और आपका जो सेल करते हैं इंसेक्टिसाइड, यानी जो भी बिजनेस पर्पस है, फाइनेंशियल पर्पस है, वो भी आपका इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, हाउ टू रजिस्टर द इंसेक्टिसाइड, कि रजिस्टर आपको कैसे करना है इंसेक्टिसाइड। तो एक सिंपल सी प्रोसीजर है, जैसा कि आप ड्रग लाइसेंस लेने के लिए रजिस्टर करते हैं लोग, तो वैसा सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको प्रपोजल भेजना होता है रजिस्ट्रेशन कमेटी के पास कि आपके पास कौन सा इंसेक्टिसाइड है और किसका आप रजिस्ट्रेशन
करवाना चाहते हैं, या अगर आप अपने लिए लाइसेंस ले रहे हैं तो अपने बारे में डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशन, आपकी आइडेंटिफिकेशन आईडीज़ वगैरह वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं साइट्स पर, तो वो सब आपको रजिस्ट्रेशन कमेटी के पास भेजना पड़ता है। अगर आप कहीं सेल करने की सोच रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने की सोच रहे हैं, तो उसका लेआउट, मैप, वो सब आपको उसमें अटैच करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है आपके प्रपोजल से, आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड है, तो वो क्या करती है, सबसे पहले ये चीज़ देखती है कि ये जो इंसेक्टिसाइड है उसकी एफिकेसी क्या है, और लिविंग सिस्टम यानी ह्यूमंस और एनिमल स्पेस के क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, और इसका क्या जो है आपका रोल है। तो यह एनिमल्स आएगा, तो उसका क्या सेफ्टी मेजर्स है, प्रिवेंशन क्या है, तो वो सब है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो फाइनली पेमेंट का होता है। जैसे आप ड्रग लाइसेंस के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको 3000 पेमेंट करनी पड़ती है, बैंक के थ्रू चालान भरना पड़ता है। इसी में भी एक ही बार होता है वो आपका, फिर उसके बाद रिन्यूअल होता है, तो वो सब आपका चलता रहता है, 5 साल बाद रिन्यूअल होता है। तो सेम प्रोसीजर है, कुछ मिलता जुलता प्रोसीजर है। तो एक बार आप पेमेंट करते हैं ऑफ द प्रिस्क्राइब फीस, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है सेल करने का, मैन्युफैक्चर करने का, या फिर नए आपका इंसेक्टिसाइड जो आपने ऐड किया है। अब एक बात और यहाँ पर ज़रूरी है, अगर कोई इंसेक्टिसाइड पहली बार इंडिया में आ रहा है और आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 साल का रजिस्ट्रेशन मिलता है, और उसके साथ दूसरी कंडीशंस भी लगी होती हैं। आपको रिपोर्ट भी करना होता है, उसका सेल प्रोसीजर, कहाँ पर यूज़ हो रहा है, किस एरिया में यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं कि आपको जो है वहाँ पर नए इंसेक्टिसाइड में जो फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सर्टिफिकेट इज़ ऑल्सो ग्रांटेड टू पर्सन डिज़ायरिंग टू इम्पोर्ट। अगर कोई इम्पोर्ट करना चाहता है तो उसके भी आपका सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। अगर ये जो लास्ट लाइन है, एनी पर्सन हैव डिज़ायर टू मैन्युफैक्चर, सेल, स्टॉक इंसेक्टिसाइड कैन ऑब्टेन ए लाइसेंस फ्रॉम द लाइसेंस ऑफिसर ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जो आपकी अथॉरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट में वो प्रोवाइड करती है। तो ये सब आपकी प्रोसेस है कि कैसे रजिस्टर किया जाता है, कैसे आपका जो है फीस भरी जाती है। फर्स्ट टाइम कोई इंसेक्टिसाइड इंडिया में आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो वो 2 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन, आपका जो है किन चीज़ों को मनाही है या क्या चीज़ें आपकी जो है ऑफेंसेस में आ सकती हैं। तो सबसे पहले, अगर कोई मिस ब्रांडेड इंसेक्टिसाइड का सेलिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो इसमें क्या होता है कि जो है प्रॉपर लेबलिंग नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, यूज़ कैसे करना है, किस तरह से करना है। इट इज़ एन मिस ब्रांडेड इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ एनी बैंड इंसेक्टिसाइड। अगर इंडिया में वो इंसेक्टिसाइड बैन है, आप उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका ऑफेंस में काउंट होगा, तो उसके लिए आपको सज़ा भी मिलेगी, ये बात भी तय है। एनी इंसेक्टिसाइड इन कंट्रावेंशन टू एनी अदर प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। जैसे आप एक इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट के दूसरे एक्ट के में उसका जो यूज़ है वो आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ होता है कि जो आपका सेक्शन 21 होता है, आई थिंक, उसमें आपका लिस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड आपको मिलती है कि कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं आपकी। तो अगर कोई इंसेक्टिसाइड आपका कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसमें कंट्राडिक्शंस हैं, तो वो भी आपका जो है प्रोहिबिशन में काउंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट विदाउट ए लाइसेंस। अगर कोई बिना लाइसेंस के ये सब करने की सोचता है या करता है, सोच तो सकता है लेकिन करता है, तो उसे फिर जो है ऑफेंसेस मिलते हैं, पेनल्टीज लगती हैं। एनी इंसेक्टिसाइड विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है उसका जो है सेलिंग हो रही है, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सब। अब बात आती है इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर। आई थिंक इससे नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है वो आपकी लास्ट स्लाइड होगी। जैसे आपका ड्रग इंस्पेक्टर होता है, वैसे ही आपका इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर होता है। सेम पावर्स हैं, सेम यूज़ है। इन्हें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आपका ड्रग इंस्पेक्टर यूपीएससी के अंडर भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी होता है, तो सेम नंबर है, सेम आपकी चीज़ें हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आपके सुटेबल नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन्स, जिनका कोई फाइनेंशियली लेना देना नहीं होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग से, सेल से, डिस्ट्रीब्यूशन से,
स्टोरेज से, यानी जिनका कोई इंसेक्टिसाइड का काम नहीं है, किसी का लेना देना नहीं है, तो गवर्नमेंट उन बंदों को या उन लोगों को जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेकंड काम क्या है इस इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर का? इंस्पेक्शन ऑफ लाइसेंस्ड प्रेमिसेस, जहाँ पे लाइसेंस लिया है जिस जगह का उसका इंस्पेक्शन करना, सैंपल लेना इंसेक्टिसाइड के और उसको सेंड करते हैं ये सेंट्रल लेबोरेटरी ऑफ इंसेक्टिसाइड में, जहाँ से इनको 60 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट मिल जाती है। तो ये बात रहती है। सैंपल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड सेंडिंग फॉर एनालिसिस, ड्रग का सैंपल लेते हैं तो वो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज में जाता है और ये जाता है आपका सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी में। स्टॉपिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, किसी भी इंसेक्टिसाइड जो कि बैन है, अनब्रांडेड है, जो आपका मिस ब्रांडेड है या रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके जो है उसको रोक सकती है, उसको रोक सकता है इंस्पेक्टर, उसके पास पावर्स हैं। सीज कर सकता है स्टॉक, सीज का मतलब होता है जब्त करना, इंक्वायरी कर सकता है किसी चीज़ को लेकर। तो ये सब आपके इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर के काम है। नेक्स्ट, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कई बार आपको जीपर नाइपर में मिला है। फर्स्ट कन्विक्शन पर जो भी प्रोहिबिटेड चीज़ें मैंने आपको बताई थी पिछली स्लाइड में, अगर कोई कुछ करता है वैसा या कोई ऑफेंस करता है तो वहाँ पर जो है क्या क्या हो सकता है? तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स, 2 साल की जेल है। फाइन नॉट लेस देन 10,000 to 50,000, 10,000 का तो कम से कम फाइन लगेगा और 50,000 तक मैक्सिमम लग सकता है, और बहुत दोनों भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। इम्प्रिजनमेंट 2 साल की जेल और 10,000 से 50,000 के बीच फाइन। अगर कोई दूसरी बार करता है तो 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है और फाइन नॉट लेस देन 50,000 to 75,000, 50,000 कम से कम लगेगा और मैक्सिमम आपका 75,000 तक जा सकता है, और बहुत या फिर दोनों ही चीज़ें। अगर कोई इसके बाद भी करता है तो जो इम्प्रिजनमेंट है वो आपकी और बढ़ जाती है, और आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आई थिंक 10 ईयर्स तक वो जा सकता है और फाइन भी बढ़ जाता है, और दोनों चीज़ें उसके अप्लाई होती हैं। So this is all about the Insecticide Act and Rule 1968, which comes into action in 1971. So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best. And I will try to cover more of your syllabus before the GPAT 2021. So all the best for your exam. Thank you so much.